जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 27 फरवरी से होने वाला था, जो अब जो है वो 27 फरवरी को नहीं होगा। ऑफिशियल डेट तो नहीं आया, बट एडिट करने का जो ऑप्शन वो 25 फरवरी तक है। तो 27 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका मार्च में होगा। तो आपका जो डेट है वो एग्ज़ाम का डेट 15-20 दिन बढ़ गया है। हो सकता है कि अप्रैल से भी हो सकता है एग्ज़ाम। तो आप सब जो है तैयारी में लग जाए। अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं तैयारी, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को जो है आप सब पूरा कर लीजिए, तो आपसे कैसे 60% जो है तैयारी हो जाएगा। बहरहाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10-15 क्वेश्चन सेम रहेंगे। उसके अलावा मैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। और मेरे वीडियो पे उतना आप सब प्यार नहीं दिखा रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती है, बट कोई नहीं, मुझे तो अपना काम करना है। मैंने इंग्लिश का भी पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई थी, तो कल से, आज तो ये इसका पार्ट लास्ट है, तो कल से इंग्लिश का आएगा और फिर मैं अलग से जो है क्वेश्चन सब करवाऊंगी। तो इसमें जो है साइंस का, हिंदी का और जीके का है। मैं तीनों मिलाकर क्वेश्चन करें तो टोटल 65 क्वेश्चन है। तो टोटल 65 क्वेश्चन आज हम जो है वो देखने वाले हैं। चीज़ रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए, एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है, ये 9th क्लास के जो फिजिक्स में दिया गया है। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड प्रेस्ड गैस, में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो देखिए, आपका जो एलपीजी में जो मौजूद होता है वो आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन, इनमें से सभी मौजूद होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है। तो तरंग लंबाई को मुख्यतः जो है वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया, तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है एंगस्ट्रम में। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। इनमें से कौन सा है जिसको जीवित जीवाश्मों में व्यक्त किया गया है। तो वो साइकस को जो है साइकस पौधे को जो है, साइकस एक पौधा होता है जिसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो सभी को पता होगा, सेल के जो विद्युत वाहक की इकाई होती है वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मानस अभ्यारण्य जो भारत के असम राज्य में स्थित है। ओके, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को रेला जाता है, तो नीचे से, यानी कि बाल्टी का पैंदी की तरफ से कौन पहले होगा, कौन दूसरे स्थान पे, कौन तीसरे स्थान पे। तो पानी में जैसे ही हम तेल और मरकरी को डालेंगे समान मात्रा में, तो मरकरी जो है वो सबसे नीचे चल जाएगा। तो मरकरी ऑप्शन किस में है, दो गो में, एगो इसमें की, तो ये दोनों तो कट गया वैसे ही। और आपको पता है कि तेल हमेशा पानी में घुलता नहीं, वो ऊपर रहता है, तो सबसे ऊपर पानी रहेगा, सॉरी तेल रहेगा। तो इसमें तो सबसे ऊपर पानी है, तो ये भी कट गया, बचा हमारे यानी मरकरी, नीचे से फिर पानी और फिर सबसे ऊपर तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो वाष्पोत्सर्जन दर की जो प्रभावित नहीं करता वो हमारा ऑक्सीजन होता है। 53 की पौधों में जब ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन प्रभावित नहीं करता है। ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर मुख्यतः हवा की गति, इसमें जो बाकी बचा है, हवा की गति, सूर्य की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ओके, तो देखिए, ग्रेफाइट हमारा तत्व है, बाकी जो पत्थर है, पत्थर क्या है, मिश्रण है। देखिए, उस वैसा जिसका कोई सूत्र नहीं होता वो मिश्रण कहलाता है, जिसका सूत्र होता है तत्वों से मिलकर वो यौगिक कहलाता है। मार्बल हमारा यौगिक है जिसका सूत्र होता है CaCO3। ओके, ये धोबन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। तो जिसका सूत्र होता है यौगिक, जिसका सूत्र ना हो वो मिश्रण है, जिसका सिंगल सूत्र होता है जैसे सिर्फ ग्रेफाइड,
तो वो क्या हो गया तत्व। उसके बाद 55 में निम्न में कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है ये भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है। यह एक यूरोपियन मक्खी है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका तक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है पानी का कोई स्वाद नहीं होता, तो शुद्ध पानी उदासीन होता है यानी 7 होता है, और 7 से जिसका पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जिसका मान होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करता है तार की प्रकृति पे। किस पे निर्भर करता है? तार की प्रकृति पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया था। देखिए यहाँ दिए गए आरेख के नामांकित भाग को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दूसरे नंबर पर मुझे बस एक ही समझ में आया, केंद्रक है। दूसरे नंबर पे क्या है, मुझे एक ही आता था और सबको मैं पहचाने, पूछ तो सब जानती। तो दूसरे नंबर पे केंद्र किस में है? केंद्र किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। इसमें दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें एक्रोसोम में नहीं होगा। न्यूक्लियस किस में है? दूसरे नंबर पे सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला जो दिख रहा है वो एक्रोसोम होगा, दूसरा जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस होगा, और तीसरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, और पूछ तो सब में लास्ट में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? आपका 59 का आंसर हो जाएगा कि जो देखिए सब 59 है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण जो है वो सर्वाधिक है? तो वो पेट्रोल का जो वाष्पीकरण दर होगा वो सर्वाधिक होगा। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु? वैसे देखिए बचपन से हम पोटेशियम पढ़ते आए हैं कि पोटेशियम जो होता है सबसे है, लेकिन हमारे बुक में जो है 9th-10th के जो बुक में वो पोटेशियम से ही स्टार्ट है, बट पोटेशियम से भी सबसे अधिक सक्रियशाली जो होता है वो रोवेडियम होता है। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ऑब्वियसली CFC यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 62 नंबर की यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद यानी अंतर क्या है दोनों में? DNA और नाभिक का, इसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ तो DNA और नाभिक का कमी तो वो तो होता ही है। बी है DNA के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस तथा झिल्ली से बंधे कोशिकीय जीवों का अभाव होता है और हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। जब यूकैरियोटिक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं तथा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, तो उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा। इसमें कौन उत्तक संवहन बंडल बनाते हैं? तो देखिए संवहन बंडल जो बनाते हैं वो जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम है ये पेड़ पौधे में जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है ऊपर पत्ती की ओर से पूरे पौधे में जो है भोजन पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आधी ऊंचाई तक उस वस्तु की गति में क्या होगा? अगर गिराया जाएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा किस में दिया है? यानी कि ऑप्शन सी में, आधा स्थितिज ऊर्जा एवं आधा गतिज ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो उसका जो केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो उसका केंद्रक ही होता है, जिसको बोलते हैं नाभिक। तो यही था हमारा 20 क्वेश्चन साइंस का। अब चलिए हम देखते हैं जीके का 20 क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थान में है। पंचायती राज संस्थान में देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसे लागू जो है 1993 में किया गया था। ओके, पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण न्यूनतम 1/3 का प्रावधान किया गया था, यानी कि 33% का। एस्ट्रोलैब क्या होता है? तो देखिए एस्ट्रोलैब जो होता है वो अक्षांश बतलाने वाला एक उपकरण है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए भारत में लौह अयस्क के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है
वो तो ऑप्शन के हिसाब से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, कर्नाटक है, झारखंड भी है। तो लेकिन ज़्यादा जो है इसमें से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओके, वैसे ओडिशा होना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो ओडिशा में है, अगर ओडिशा ऑप्शन में होता तो हम छत्तीसगढ़ नहीं देते। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित राज्य प्रमुख उत्पादक पूछा ना, ओडिशा हुआ, क्या होगा, ओडिशा। अगर ओडिशा नहीं है तब हम छत्तीसगढ़ देंगे, क्योंकि दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ आता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है। सभी को पता होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा है, का टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल में है। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो कहते हैं जो एक बार समाप्त होने पर भी पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। कोयला दोबारा प्राप्त किया जा सकता है नहीं, जीवाश्म ईंधन बिल्कुल नहीं, तेल एवं गैस बिल्कुल नहीं, सौर ऊर्जा को जो है हम तो प्राप्त कर सकते। तो ये हमारा नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा कि किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑब्वियसली हमारे प्यारे देश भारत का। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए मैं बता दूं टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो होता है वो अस्थायी होता है और 10 जो होता है वो अस्थायी होता है। और 5 जो अस्थायी कौन कौन हो जाएगा, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और एक सेकेंड क्या हो गया, चाइना बोल दिया, फ्रांस बोल दिया, अमेरिका बोल दिया, ब्रिटेन बोल दिया और रसिया। ये 5 अस्थायी है, बाकी भारत जो है इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है ऑप्शनों के हिसाब से नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। बाकी किसी भी ऑप्शन में 1928 नहीं, एक ही में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे। तो देखिए इसमें शामिल था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आजा इटली, आजा इटली। तो आ से ऑस्ट्रिया, जो से जर्मनी और इटली से इटली हो जाएगा। और ओके, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900, जिसको शॉर्टकट में WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन के स्थान, यानी पहले जिसका नाम था वो गेट था। 1948 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए गेट का स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है WTO व्यापार, मतलब पहले इसको जो है गेट के नाम से जाना जाता था। ऑब्वियसली इतना ही जान, इसका बात रहेगा मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में, कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए दालों के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। तो दाल को शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। दालों को गहन सिंचाई की आवश्यकता होती है, नहीं ये गलत है। दालों को जो है गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। दलहन फलीदार फसल होते, बिल्कुल सही है। दालें रबी और खरीफ दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। तो वर्ष 1992 से जो है आपको भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई से प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है।
और दोस्तों एक चीज़, हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डीएलएड को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर अपडेट करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, ये वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर है मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अभी मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का। इसका आंसर हो जाएगा कक्ष। डाइस वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो विकसित संसाधन वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देखिए दोस्तों, बस्तर विद्रोह पहले हुआ कहाँ था? तो मध्य प्रदेश के जो बस्तर राजबार में 1910 में हुआ था। यह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व गूढ़ाधुर ने किया था। किसने किया था? गूढ़ाधुर ने किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान में औसत वार्षिक दर से, देखिए तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं देंगे कि बनने वाले, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी से नहीं बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टेंशन भी नहीं लेना, एक दो क्वेश्चन थोड़ी रहता है कि सारा क्वेश्चन सबसे बन ही जाएगा। आप भारत का याद रख लीजिएगा, भूटान का ऐसे में सारे देश का थोड़ी ना कोई जाएगा याद करने। बट इसका आंसर हो जाएगा 191.6। एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि ताकि बच्चे सारा क्वेश्चन जो है ना बना पाए। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगा था? यानी राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, भारत और चाइना के युद्ध के दौरान। तो ये हमारा देखिए साइंस का 20 क्वेश्चन हो गया, जीके का 20 क्वेश्चन हो गया, टोटल हमने 40 क्वेश्चन कर लिया, बच्चा 25 क्वेश्चन। अब हिंदी का करेंगे। उससे पहले अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का व्यंजना, देखिए मैंने कल भी बताया था, अगर आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको अलंकार पढ़ लीजिए, रस पढ़ लीजिए, छंद पढ़ लीजिए, वाक्य पढ़िए, शब्द शक्ति पढ़िए, समास पढ़िए, वाच्य पढ़िए। ये व्याकरण का जितने भी पार्ट है जो मैंने शुरू से बताया सब पढ़िए। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन लगाइएगा, फिर आपका देखिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है कि अशुद्ध और शुद्ध भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पूछा। व्यंजना शब्द शक्ति का क्या कार्य है? तो अभी तो मैंने बताया कि शब्द शक्ति जो है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति का क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य होता है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्ह परिहरि निमेषे। पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो थके नयन रघुपति छवि देखे, मतलब आँख मेरा थका हुआ है फिर भी उनको हम निहार रहे हैं, तो ये कैसा है? श्रृंगार रस है, प्रेम रस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस पढ़िएगा अपने आप, आपको समझ में आ गया। अगर पढ़े हैं तो आपको तो समझ में आ ही होगा। फूल काश सफल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो हमको इस सब का कुछ पता नहीं, लेकिन आप जब अलंकार पढ़िएगा तब आपको सर बताएंगे कि जिसमें जनु मनहु जनो मानो लगा हो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अशुद्ध वाक्य? मैंने आपको बोला ना, वाक्य पढ़ लीजिएगा और शुद्ध अशुद्ध तो जरूर पढ़िएगा उसमें। 99 में पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, वह बहुत जल्दी लौट आया, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, आप मेरे घर आने की कृपा कर। तो ये सारे सही है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, ऐसे नहीं होगा। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा ये मतलब जो है एक क्या पूछ रहा है हमारा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, देश सदा शहीदों का आभारी रहेगा। ऐसे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट पालने मतलब जीवन निर्वाह करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए बोल दे ना, शुद्ध और अशुद्ध से कितना क्वेश्चन आ रहा है आपका। देखिए क्या है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसे मृत्यु दंड मिली। ठीक,
उसके बाद अगला है देरी न करना, तो देरी न करना का होगा देर न करना, शुद्ध वाक्य। अगला है देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, देश का शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है। कृपया आप ही यह बताएं। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कौन शुद्ध वाक्य है, तो ये हमारा जो डी है ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कृपया आप ही यह बताएं। अगला क्वेश्चन है, ये मैं वीडियो आपको रोक लीजिएगा, आपको जो है पद्यांश पढ़ लेना है और उसके हिसाब से बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सच्चा धर्म क्या है। तो पढ़िएगा तब आपको पता चले जाएगा सच्चा धर्म जो है वो परोपकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये विसर्ग संधि है जिसका संधि विच्छेद होगा नी जो र। और एक चीज हाँ संधि भी पढ़ लीजिएगा, इतना चीज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव भवसागर में गोते खाए में कौन सा अलंकार है, तो मानव भवसागर में गोते खाए इसमें जो है वो रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए जल उठो फिर सींचने को, इसमें विरोधाभास है, एक तो बोल रहा है जल भी उठने का और फिर बोल रहा है कि सींचने का भी, तो दोनों विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। 106 होगा छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो छंद शास्त्रों में 3 वर्णों के समूह को जो गण कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह जीवन क्या है निर्झर है में कौन सा अलंकार है, तो यह जीवन क्या है निर्झर है, इसमें हम जीवन को किससे उपमा दे रहे हैं, तो हम निर्झर से उपमा दे रहे हैं, तो 107 का हमारा हो जाएगा। सॉरी ये उपमा नहीं दे रहे, ये जीवन क्या है निर्झर है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में जो है यह जीवन क्या है निर्झर है, आरसी प्रसाद द्वारा रचित कविता की एक मतलब ऐसे लिया गया है, तो यह बताया गया कि यहाँ जीवन को निर्झर अर्थात झरना बताया गया है, जो प्रत्यक्ष तुलना का उदाहरण है। ऐसे भाव को रूपक अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद पूछे बिनु कोई काहो सो न बात करे देवता से बैठे सब साधी साधी मौन, इसमें कौन सा चौपाई है, तो आप जब पढ़िएगा ना छंद तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा चौपाई है, तो आपका ये हो जाएगा कवित्व। ओके, इसमें जो प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर विराम के बाद जो 31 वर्ण होते हैं, जब गिनिएगा तो इसे कवित्व हो जाएगा। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, तो इस वाक्य में शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलम तोड़ मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कलम तोड़ मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है, तो काव्य गुणों में जो राजा माना गया है वो प्रसाद गुण को माना गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं, जिस शब्द का उत्तम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव, नहीं प्रथम पद, इसका आंसर आपका तत्पुरुष ही नहीं अव्ययीभाव ही होगा, और कर्मधारय में तो दोनों पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, यह असली गाय का दूध है, यह क्या है अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध क्या होगा, यह गाय का असली दूध है, यह गाय का असली दूध है। दूसरा है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। तीसरा है हमारा अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, इसका शुद्ध क्या होगा, परदेश से आए अपने मित्र को पत्र लिखो। तथा चार ही हमारा चौथा बच्चा के इनमें से कौन शुद्ध है, तो पानी से भरा एक गिलास लगाओ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम से समान शंभु शंभु सम राम है, राम से समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 115 नंबर
शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है, प्रोत्साहन या प्रशंसा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शायद दो बार नहीं, सही है, ये तो करा दिए। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वो संज्ञा पदबंध कहते हैं। पदबंध भी पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसे यूनिक पब्लिकेशन में सारा जो है आपको टाइप वाइज दिया गया सिलेबस, आप वहाँ से देखकर सारा कर सकते हैं। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो ऑब्वियसली इसमें द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास हो जाएगा। देखते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो चलिए ये भी करा देते हैं। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए, जब वाक्य में जो जिन्हें, जिसका, जिससे, जिनका प्रयोग हो तो ऐसे वाक्य जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है, इसमें कौन जो है वो भाववाच्य का उदाहरण होगा। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बच्चा से उठा नहीं जा रहा है, तो ये कैसा है? भाववाचक है, उठा नहीं जा रहा है। जब आप पढ़िएगा ना वाच्य तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही था हमारा 25 क्वेश्चन हिंदी का। तो टोटल हमने 65 क्वेश्चन किया। इसमें से जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप PYQ को तो रट जाइए दोस्तों। और एंड पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि डेली 8 बजे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी।